फाइनेंशियल एजुकेशन, समझना इन चीजों को कि इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, रिटायरमेंट कैसे प्लान करते हैं, इंश्योरेंस कैसे देखते हैं, राइट, एस्टेट प्लानिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीजें कवर करते हैं। चिंता मत करिए, सीएफपी प्रोफेशनल आपकी इनकम और आपकी नीड के हिसाब से चार्ज करेंगे। उनका ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि सिर्फ आपसे पैसे बनाने, नहीं तो वो ट्रांजेक्शन में आ जाते हैं। तो वहां पे सेलिंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव, वहां पे लोगों के जीवन को बेहतर बनाना। लोगों के दिमाग में रहता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर कैपेबल ऑफ मैनेजिंग फाइनेंस, राइट? और इनफैक्ट काफी सारे मेरे स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स भी मुझे रीच आउट करते हैं कि आप हमें गाइड की करेंगे कि हमें अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी चाहिए। हर व्यक्ति के ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं। आपका और आपकी पत्नी का ऑब्जेक्टिव सेम नहीं हो सकता, या आपके बच्चों का ऑब्जेक्टिव सेम नहीं हो सकता। तो आपका प्लान, आपकी पत्नी का प्लान, आपके बच्चों का प्लान सब अलग होगा। हर प्लान यूनिक होता है और कस्टमाइज्ड ही होता है। दोस्तों, आज हमारे बीच हैं कृष्ण मिश्रा और ये सीईओ हैं एफपीएसबी बोर्ड के। एफपीएसबी इंडिया, और इनका काफी डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस रहा है। इनका 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रहा है इन एजुकेशन स्पेस इन द फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस, राइट? सो मिस्टर कृष्ण आज हमारे बीच हैं टू शेयर हिज थॉट अबाउट सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानिंग एंड ये कितना इम्पोर्टेंट और कितना अहम रोल अदा करता है हमारी इंडिविजुअल लाइफ में, और अगर आपको इसको अपने करियर गोल एज अ करियर भी लेना है तो कैसे ये आपको हेल्प कर सकता है इन ग्रोइंग योर करियर इन दिस सेक्टर। तो आइए मिलते हैं मिस्टर कृष्ण से। कृष्ण, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज, थैंक यू। सो मिस्टर कृष्ण, मेरा पहला सवाल आपसे है कि फाइनेंशियल प्लानिंग का हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब क्यों हमें इसको सीरियसली लेना चाहिए, और आपके एज अ यू आर अ मेंबर ऑफ एफपीएसबी बोर्ड, तो how this thing you look differently from the people who are just like individual, and we deal with our finance in an unorganized manner, we can say. जी जी जी, धन्यवाद मनोज, पहले तो मुझे यहाँ बुलाने के लिए और मुझे मौका देने के लिए इस बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने के लिए। देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग हमारे जीवन को मैनेज करने की एक कला है, इट्स लाइक अ लाइफ स्किल। कैसे आप अपने जीवन को मैनेज कर सकते हैं अच्छे तरीके से। इसके लिए जो है ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। हमें ये समझना है कि हमारे जो फाइनेंसेस हैं वो हमें कैसे मैनेज करने हैं, अपनी नीड के हिसाब से, अपनी रिस्क एपिटाइट के हिसाब से, और अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स और गोल्स को देखते हुए। होता क्या है कि हम काफी समय ऐसा करते हैं कि हम किसी भी व्यक्ति की बातों में आ जाते हैं और उसके हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्लान कर लेते हैं। वो आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट्स की राय लेनी है। आपको सही व्यक्ति के पास जाकर के सही एडवाइस लेनी है। और इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग एक समय जब हमने देखना शुरू किया तो पहले क्या होता था, हम पहले पैसा कमाते थे और फिर सोचते थे कहाँ खर्च करना है। लेकिन अब जमाना ऐसा है कि हम पहले खर्चा करते हैं और फिर सोचते हैं कहाँ से कमाया और वापस करें, है ना? क्योंकि सारी दुनिया इस वक्त लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स और बाय नाउ पे लेटर स्कीम्स पे चल रही है। लेकिन आप भारत को देखिए तो पिछले कुछ समय में पहले स्टॉक मार्केट्स ओपन हुए। स्टॉक मार्केट्स में हमने देखा लोगों को पैसा डूबते हुए भी, फिर हमने हर्षद मेहता स्कैम देखा, है ना? उसके बाद हमने फाइनेंशियल मार्केट्स का डाउन टर्न देखा। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए तो पिछले कुछ सालों में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 9 लाख करोड़ से 55 लाख करोड़ की तरफ जा चुकी है। यानी कि ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और हमारा बहुत सारा पैसा इस जगह लगा हुआ है। तो हमने इन्वेस्टमेंट्स की तो बात कर ली। आप देखिए, इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन भी धीरे धीरे प्रोटेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। तो जीवन में 4-5 चीजें बहुत जरूरी है कि हम पहले सेव कैसे करें, सेविंग कैसे करें पैसों की, फिर हम इन्वेस्टमेंट कैसे करें, फिर हम उसका प्रोटेक्शन कैसे करें। प्रोटेक्शन में इंश्योरेंस भी आता है और जो पैसा आपने लगाया है उसका भी प्रोटेक्शन आता है। और उसके बाद कैसे हम रिटायरमेंट की तरफ आगे बढ़े। और जीवन ऐसा है ना, जीवन हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, वो ऊपर नीचे चलता रहता है। कभी अच्छा मोमेंट होता है, कभी बुरा मोमेंट होता है। लेकिन आप ध्यान रखिए, अच्छे पड़ाव पे भी और बुरे पड़ाव पे भी पैसों की बहुत आवश्यकता होती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें और अपने जीवन को अच्छे से मैनेज करें। और इसको अच्छे से मैनेज करने के लिए एक व्यक्ति होता है जिसको हम कहते हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर प्रोफेशनल। और अगर आप उससे एडवाइस लेंगे, वो आपके लिए कंसल्टेंट की तरह काम करेगा और आपको हेल्प करेगा आपकी लाइफ को प्रॉपर्ली नेविगेट करने। पर जैसे आपने बोला कि सीएफपी प्रोफेशनल, सो दे विल बी योर कंसल्टेंट, योर पर्सनल बैंकर, आई विल से, इन हेल्पिंग यू इन मैनेजिंग योर फाइनेंस वेल। बट कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में, इनफैक्ट बीइंग सीए, मेरे दिमाग में भी रहता है कि यार
whoever is a financial consultant is there to sell something, जी right? उसको या तो अपना इंश्योरेंस बेचना है या उसका म्यूचुअल फंड बेचना है, तो somehow we don't trust them completely, जी right? जी तो CFP, जैसे आपने CFP प्रोफेशनल्स बोला इसमें, तो CFP प्रोफेशनल्स कैसे डिफरेंट है, जो अगर हम लोग और म्यूचुअल फंड एजेंट्स की बात करें या इंश्योरेंस एजेंट्स की बात करें, जी तो व्हाट डू यू थिंक? देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो एडवाइजरी एक ऐसा शब्द है जो पिछले कुछ सालों में बहुत गलत तरीके से यूज भी किया गया। राइट, बहुत सारी मिस सेलिंग और अनएथिकल एक्टिविटीज भी रही हैं हमारी इंडस्ट्री में, लेकिन समय आ गया है कि हम सही व्यक्ति के पास जाएं। तो सीएफपी प्रोफेशनल एक डॉक्टर की तरह है, एक फाइनेंशियल डॉक्टर की तरह, जो आपकी नब्ज को पढ़ के, आपकी बीमारी को समझ के आपको ये बताता है कि आपको कैसे मैनेज करना है चीजों को। देखिए, जब आपके पास ज्यादा पैसा होता है तो भी, और आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है तो भी, फाइनेंशियल प्लानिंग की आवश्यकता आपको दोनों तरफ है। लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग का ये मतलब नहीं है कि मैं आपको एक प्रोडक्ट बेचना शुरू करूं। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब ये है कि मैं आपकी नीड को समझूं, आपकी क्या जरूरतें हैं और आप में कितनी क्षमता है रिस्क लेने की, वो भी समझना मुझे बहुत जरूरी है। और उसके बाद उसको आगे बढ़ करके मैं अपने गोल्स में कैसे कन्वर्ट करूं, उनको गोल्स को कैसे अचीव करूं। हर जगह पे हमारे जीवन में हमारे गोल्स बदलते रहते हैं, हर समय में बदलता है। भाई, जब हम छोटे होते हैं तो हमें लगता है कि हमें ये अचीव करना है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमें लगता है घर खरीदना है, कार खरीदनी है ना। लेकिन फिर शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो उनकी पढ़ाई के बारे में सोचते हैं, उनकी शादी के बारे में सोचते हैं। उस पूरी रेस में हम कहीं ना कहीं अपने आप को नेग्लेक्ट कर देते हैं, है ना। आप अगर देखिए तो आज की डेट में जॉब्स की कोई गारंटी नहीं है। हम में से कितने लोग इमरजेंसी फंड के ऊपर ध्यान देते हैं? नहीं देते हैं। तो ये सारे मोमेंट्स ऐसे हैं जहां पे आपको एक सही व्यक्ति की सलाह चाहिए। सीएफपी प्रोफेशनल एक मेडिकल ऑफिसर है जो आपको अगर बुखार है तो वो आपको ये नहीं कहेगा कि क्रोसिन लीजिए या फिर आप कैल्पॉल लीजिए, वो कहेगा पैरासिटामोल लीजिए। ये बहुत बड़ा अंतर है। You are saying they are not selling any specific product. They don't sell. तो बेसिकली CFP प्रोफेशनल्स आपकी नीड्स को समझ के आपको एक जेन्युइन एडवाइस देंगे जी, और वो आपके लिए कंसल्टेंट है। लेकिन अगर उन्हें कुछ बेचना है आपको तो वो वाला लाइसेंस लेके बेचेंगे। जैसे मान लीजिए कुछ सीएफपी प्रोफेशनल हमारे रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स नहीं है, या इंश्योरेंस एडवाइजर या रिटायरमेंट एडवाइजर नहीं है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एडिशनल लाइसेंस लेते हैं, लेकिन उनका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है, उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है क्लाइंट फर्स्ट, ना कि ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट। ये आप ध्यान रखें, दोनों में अंतर है। क्लाइंट फर्स्ट का पूरा उनका ऑब्जेक्टिव भी वही है, और एथिकली एथिक्स पे बहुत ज्यादा फोकस है यहाँ पे, कि हम किसी भी तरीके से कुछ भी अपने क्लाइंट्स के साथ गलत ना करें, क्योंकि ये उनका मेहनत का पैसा है जो सही जगह जाए और सही तरीके से ग्रो करे ताकि उनके जीवन में काम आए। एक चीज जो सबको ध्यान रखना जरूरी है कि लाइफ में शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। कभी भी आपको लॉन्ग टर्म गोल्स के पैसों को शॉर्ट टर्म में यूज नहीं करना चाहिए और शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म में नहीं करना चाहिए। अगर आप यहाँ गलती करते हैं तो बहुत दिक्कतें आती है। तो इसलिए एक बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए, और उसके लिए एक सीएफपी प्रोफेशनल आपको सही ज्ञान और सही कंट्रोल। तो कैसे रीच आउट करें? मतलब अगर मैं एक जनरल ऑडियंस की बात करूं जिनको सीएफपी से एडवाइस लेना है जी, तो वेयर वी कैन फाइंड दीस प्रोफेशनल्स? आर दे प्रैक्टिसिंग कंसल्टेंट और दे आर वर्किंग विद द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस? तो देखिए, कुछ तो हमारे ऐसे हैं जो वर्किंग में हैं, जो एम्प्लॉइज हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रैक्टिसिंग है। एक अच्छी बात यह है कि हमारे एक डायरेक्टरी है एफपीएसबी इंडिया की वेबसाइट पे, जहाँ पे सारे सीएफपी प्रोफेशनल्स के लिस्ट है, उनके एड्रेसेस, ईमेल आईडीज, फोन नंबर्स वगैरह आपको मिलेंगे। जो आप वहाँ क्लिक करें, आप ईमेल कर सकते हैं, उनके पास ऑटोमेटिकली मेल चला जाएगा एंड दे विल कनेक्ट विद यू, राइट। एक मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि अभी हमने एक रिसर्च की थी, वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। उस रिसर्च के हिसाब से जिन लोगों ने सीएफपी प्रोफेशनल्स की एडवाइस ली, उनको अपने जीवन को नेविगेट करने के लिए एक अच्छा रास्ता मिला। और वो कहते हैं कि भाई, जो पैसे मैं डूब रहे थे पहले, वो आज की डेट में मैं सेव कर पाया। तो एडवाइस जो मैंने लेने के लिए जो पैसे दिए सीएफपी प्रोफेशनल को, वो मेरे पैसे डूबने से कम थे, तो मैं अपने जीवन को बेहतर बन पाया। कुछ लोगों ने मुझसे ये सवाल भी पूछा कि यार, सीएफपी प्रोफेशनल्स मुझे बहुत ज्यादा चार्ज करेंगे। चिंता मत करिए, सीएफपी प्रोफेशनल आपकी इनकम और आपकी नीड के हिसाब से चार्ज करेंगे। उनका ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि सिर्फ आपसे पैसे बनाने, नहीं तो वो ट्रांजेक्शन में आ जाता है। तो वहाँ पे सेलिंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव, वहाँ पे लोगों का जीवन को बेहतर बनाना। तो जैसे अगर हम बात करें, मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, और एक दिमाग में ना माइंड्स लोगों के दिमाग में रहता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर कैपेबल ऑफ मैनेजिंग फाइनेंस, राइट। और इनफैक्ट काफी सारे मेरे स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स भी मुझे रीच आउट करते हैं कि आप हमें गाइड करिए कि हमें अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी चाहिए। बट जो आई एम नॉट प्रोफेशनली और equipped to advise them, क्योंकि उसके लिए उनकी नीड को समझना और अकॉर्डिंगली एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर तैयार करना, डेफिनेटली इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ
I'll say different expertise, right? Correct. तो उधर फाइनेंशियल प्लानर कैसे, मतलब क्योंकि अगर मैं फाइनेंशियल प्लानर के पास जाता हूँ तो क्या वो मेरी सब नीड्स को समझेंगे, क्या वो हर एक इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन करेंगे हमारी प्लानिंग को, ये कैसे होगा? जी, बहुत जरूरी सवाल पूछा आपने। देखिए, हर व्यक्ति के ऑब्जेक्टिव्स अलग होते हैं। आपका और आपकी पत्नी का ऑब्जेक्टिव सेम नहीं हो सकता, या आपके बच्चों का ऑब्जेक्टिव सेम नहीं हो सकता। तो आपका प्लान, आपकी पत्नी का प्लान, आपके बच्चों का प्लान सब अलग होगा। हर प्लान यूनिक होता है और कस्टमाइज ही होता है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2 इज कि देखिए, अकाउंटिंग और फाइनेंस में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा डिफरेंस है। दो आप अगर यूट्यूब चले जाएं, गूगल पे भी करेंगे, तो लोग बोले अकाउंटिंग एंड फाइनेंस आर सिनोनिमस टू ईच अदर। प्रैक्टिकली दे आर नॉट। दोनों बहुत ही अलग हैं। अकाउंटिंग इज अ बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन, फाइनेंस इज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन, एंड फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ much more forward looking function. In fact, finance is needed before accounting, during accounting and after accounting also. आपको तीनों लेवल पे चाहिए फाइनेंस, उसके बिना आप कुछ कर नहीं सकते। तो इसीलिए क्या होता है कि अकाउंटेंट और जो CFP सर्टिफिकेशन कर ले, तो ही इज द राइट मैन। देखिए, गो टू पर्सन हमारे लिए कौन है फाइनेंशियल एडवाइस के लिए? CA है ना। तो अगर CA CFP बनते हैं तो दे विल बी एबल टू बेटर equipped to help the clients। वो ज्यादा अच्छा काम करेंगे, और हमें ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है। इनफैक्ट आपको एक सच्चाई बता दो, बहुत सारे अकाउंटेंट्स हैं जो हमारा कोर्स आज की डेट में कर रहे हैं, ताकि वो एक प्रॉपर कंप्लीट फाइनेंस प्रोफेशनल बन सके। तो ये उनको काफी हेल्प करता है उनके करियर्स में भी और उनके क्लाइंट्स की लाइफ में भी। तो क्या एज ए ग्रेजुएट भी मैं ये प्रोफेशन ऑप्ट कर सकता हूँ? बिकॉज़ अगर कोई CA नहीं है या जी MBA फाइनेंस नहीं है, तो क्या उनके लिए हम कहते हैं कि आप किसी भी फील्ड से आ सकते हैं। आप हाउसवाइफ या होम मेकर हो, या फिर आप पायलट हो, या आप साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो। हमारे यहाँ साइंटिस्ट भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर्स भी हैं, नेवल ऑफिसर्स हैं, एयरफोर्स ऑफिसर्स हैं, राइट, जियोफिजिसिस्ट हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, जीवन के किसी भी क्षेत्र से आप इस प्रोग्राम में आ सकते हैं। आपके लिए साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स जरूरी नहीं है। आप 12th के बाद ग्रेजुएशन के समय में इस कोर्स को कर सकते हैं। देखिए, आप चाहे इंजीनियरिंग कर रहे हो, या फैशन डिजाइनिंग कर रहे हो, या होटल मैनेजमेंट कर रहे हो, या फिर आप कमर्शियल पायलट का लाइसेंस ले रहे हो, फाइनेंशियल प्लानिंग सबके लिए जरूरी है। और ये एजुकेशन एक लाइफ स्किल है जो सबको करनी चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। तो सबको क्या, जैसे मुझे अगर अपना इंडिविजुअल फाइनेंस मैनेज करना है, तो क्या मुझे भी ये? बिल्कुल, क्यों नहीं। आप अपना मैनेज करिए, अपने लोगों का करिए, आप किसी और पे डिपेंडेंट तो नहीं रहेंगे। पर एज अ करियर ऑप्शन की बात करूं तो बिल्कुल एज अ प्रोफेशनल एजुकेशन जो हमारा देखिए क्या है, हमने इस पूरी एजुकेशन को 3 हिस्सों में बांटा है। पहला है प्राइमरी लेवल, जहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी होती है, बेसिक्स की, बैंक अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, लोन क्या होता है। फाइनेंशियल एजुकेशन, समझना इन चीजों को कि इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, रिटायरमेंट कैसे प्लान करते हैं, इंश्योरेंस कैसे देखते हैं, राइट, एस्टेट प्लानिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीजें कवर करना। लेकिन जो मेन है वो है प्रोफेशनल एजुकेशन। और प्रोफेशनल एजुकेशन जो है, जो CFP सर्टिफिकेशन के थ्रू आती है, वो लीड करती है आपको एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ। तो आपके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी हैं और प्रैक्टिसिंग अपॉर्चुनिटीज। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पे मैं जानना चाहूंगा, बस अगर आप और प्रकाश डाल पाएं कि किस तरह की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं और किस तरह के करियर पाथ। जी। जैसे मनोज जी, आप जानते ही हैं कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस इंडस्ट्री पिछले कुछ सालों में बहुत फास्ट ग्रो हुई है। इनफैक्ट नंबर ऑफ फॉरेन बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, राइट, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, राइट, इट हैज ग्रोन लाइक एनीथिंग। अगर आप पूरा इंडिया का स्टडी करें तो आज की डेट में बस 23 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, 23 प्राइवेट सेक्टर हैं, 57 ब्रांच ऑफिसेस हैं फॉरेन बैंक्स के इंडिया में, और करीब 1000 से ऊपर NBFCs हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं। उसके अलावा आपके पास में 65 लाइफ, जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं। उसके अलावा 45 AMC कंपनीज, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, और उसके अलावा 1000 से ऊपर फैमिली ऑफिसेस क्रिएट हुए भारत में पिछले 4 साल में। 2000 people eligible to work for family office? Yes, बिल्कुल। प्राइवेट बैंकिंग में क्या होता है, वेल्थ मैनेजमेंट और ये सारी चीजें। और उसके अलावा भी आज देखिए कि इट इज नॉट ओनली अबाउट गिविंग एडवाइस टू समवन। आप रिलेशनशिप मैनेजमेंट में जा सकते हैं, आप प्रोडक्ट क्रिएशन में जा सकते हैं, आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जा सकते हैं, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन तो है ही, आप अंडरराइटिंग कर सकते हैं, आप रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, स्ट्रेटेजिक वर्क कर सकते हैं, है ना। ये सारी चीजें आपके लिए ओपन हो जाती है व्हेन यू गेट इनटू दिस। इनफैक्ट मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मीडिया प्रोफेशनल्स हैं, जो CFP प्रोफेशनल्स हैं। इनफैक्ट अगर आप इकोनॉमिक टाइम्स उठाइए या मिंट उठाइए, या फिर आप बिजनेस टुडे देखिए, वहाँ के एडिटर्स, सब एडिटर्स या जर्नलिस्ट, वो लोग CFP प्रोफेशनल्स हैं जो फाइनेंस में आर्टिकल्स लिखते हैं फाइनेंस के क्षेत्र में। उसके अलावा भी अगर आप देखें तो बहुत सारे बैंक्स हैं जहाँ पे उनके कम्युनिकेशन और मार्केटिंग के हेड्स
CFP प्रोफेशनल्स हैं। इनफैक्ट कुछ बैंक्स के ट्रेजरी प्रोफेशनल्स हैं CFP प्रोफेशनल्स, कुछ बैंक के और बैंकिंग सिक्योरिटी कंपनीज इनके जो हेड्स हैं यानी CEOs और मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं वो खुद CFP प्रोफेशनल्स हैं। तो मार्केट में आप जाके अगर देखेंगे तो उनके लिंक्डइन प्रोफाइल देखिए और आपको समझ में आया कि CFP प्रोफेशनल्स हर लेवल पे और इनकी रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा है और लोग बहुत कम है और ये बढ़ती जा रही है। कितने लोग होंगे अभी इंडिया में जो अभी 2731 से ऊपर CFP प्रोफेशनल्स हैं भारत में। जी जी जी। तो इतना कम आंकड़ा क्यों है? देखिए पहली बात तो ये है कि अगर 2000 में आपसे बात करता कि भाई मनोज आपके घर में AC है तो आप कहते कि नहीं है, तुम पागल हो गए, AC की क्या जरूरत है, फैन काफी है ना। आज की डेट में AC आपके लिए नेसेसिटी बन गया है, आपके लिए नीड। उस जमाने में हमारे पास पैसे ही नहीं थे तो हम प्लान क्या करते। आज हमारे पास पैसा है, आज डिस्पोजेबल इनकम है, आज हमारे पास में कंजम्पशन के लिए इनकम है, राइट, और ऑप्शंस भी है। पहले तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ही नहीं थे हमारे देश में, तो कोई कैसे बताता हमें क्या करना। तो आपके हिसाब से जो ये तो सिर्फ स्टार्टिंग है अभी जी, ये शुरुआत तो आने वाले टाइम में इसका डिमांड काफी बढ़ने वाला है और CFP प्रोफेशनल्स की काफी नीड। मैंने आपको बताया अभी भी डिमांड ज्यादा है, लोग कम। ये एक ऐसा प्रोफेशन है बिकॉज़ the kind of roles you explained कि आपका wealth management side, family offices में banking, financial product creation, even the media side पर भी CFP professionals are working. तो definitely need is huge, demand is huge, right? Definitely. तो ये तो बात हो गई opportunities की कृष्ण। तो आप बताइए कि अगर किसी को CFP प्रोफेशनल ये डिग्री करना है, कोर्स करना है, तो क्या उसको ग्रेजुएशन के बाद करना है या ये ग्रेजुएशन के साथ भी हम लोग कर सकते हैं? जी जी जी, बहुत अच्छा सवाल है। मैंने जैसे कहा 12th के बाद आप कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के साथ कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीट करने के लिए ग्रेजुएशन होना मस्ट है। तो आप पढ़ाई कर सकते हैं, आप एग्जाम लिख सकते हैं, लेकिन आप कंप्लीट नहीं कर सकते बिना ग्रेजुएशन के। जैसे और डिग्रीज में भी होता है। जी जी जी, जैसे CFA में भी है। करेक्ट, ग्रेजुएशन मस्ट है आप। ग्रेजुएशन मस्ट। और क्योंकि हम पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की क्वालिफिकेशन है ग्लोबली, और अच्छी बात ये है कि इट्स अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डेजिग्नेशन। तो आप कहीं भी जाइए और कहिए कि मैं CFP प्रोफेशनल हूं तो दुनिया में हर कोई आपको पहचानेगा। सबसे बड़ा एडवांटेज। तो अगर आपने इंडिया से किया है और अगर आप प्रैक्टिसिंग CFP प्रोफेशनल USA में अगर एज अ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वहां पर भी डिग्री वैलिड। और उसके अलावा भी आप कॉल करिए किसी से कि मैं CFP प्रोफेशनल, चाहे US में करिए, ऑस्ट्रेलिया में अभी करके देखिए, आपको समझ में आएगा कि वो CFP प्रोफेशनल को इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करेंगे, है ना। क्योंकि FPSB फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड जो मेरी पेरेंट कंपनी है, they own the International Certified Financial Planner Professional Marks. इसका ओरिजिन कहाँ से है? जी, डेनवर कोलोराडो स्टेट USA से है। USA से। हाँ, और हम लोग करीब 28 टेरिटरीज में काम करते हैं। जब मैं टेरिटरीज कहता हूँ तो इट कैन बी अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ सम कंट्रीज आल्सो, राइट। तो उस तरीके से हम मतलब वी आर मोर और लेस एवरीवेयर। और हर ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन इज द 100% सब्सिडरी ऑफ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, तो हमारी 100% सब्सिडरी है। आज की डेट में हम इंडिया के लीडिंग फाइनेंशियल प्लानिंग बॉडी हैं और हम लोगों को हेल्प करते हैं टुवर्ड्स दिस प्रोफेशन। हमारा ऑब्जेक्टिव है टू सेट द राइट स्टैंडर्ड्स और इंश्योर करना कि लोग एथिकल रहें और सही तरीके से लोगों के पैसे का इस्तेमाल करें ताकि उनको जीवन में ग्रोथ मिले। तो क्या CFP सर्टिफिकेशन करने के बाद क्या इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं? जी बिल्कुल, और ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए मैंने कहा ना कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कोर्स, तो आप अपॉर्चुनिटीज तो आपके पूरे ग्लोब में हैं, तो CFP सर्टिफिकेशन को समझते हैं। लेकिन एक चीज जो हमें जानना जरूरी है कि जैसे अकाउंटिंग में भी होता है और फाइनेंस में भी होता है कि हर कंट्री का लॉ, रेगुलेशन, कंप्लायंस, टैक्स अलग होता है, हर कंट्री का अलग है। तो इसलिए क्या होता है कि हमें जिस कंट्री में जाना है उस कंट्री का ये लॉ, टैक्स और कंप्लायंस समझना बहुत जरूरी है। तो जैसे भारत में हमने ये पढ़ा और कल को हमको US जाना है तो हम क्या करेंगे, भारत में हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अप्लाई करेंगे फॉर अ लेटर ऑफ गुड स्टैंडिंग कि मैंने कुछ अनएथिकल काम नहीं किया और मेरे अगेंस्ट कोई पुलिस केस नहीं है, एवरीथिंग इज राइट, मैं रिन्यूअल कर रहा हूँ, CPDs कर रहा हूँ, सब कुछ मैं पूरे कर रहा हूँ। और जब आप अप्लाई करेंगे तो हम एक लेटर आपको इशू करेंगे। आप फिर US में अप्लाई करिए, वहाँ की जो रिक्वायरमेंट है लोकल जो भी कंप्लायंसेस की, वो फुलफिल करके यू कैन राइट अ स्मॉल टेस्ट देयर। वो करने के बाद आप ऑटोमेटिकली वहाँ के CFP प्रोफेशनल बन सकते हैं। इनफैक्ट यू कैन होल्ड लाइसेंस फॉर वेरियस कंट्रीज। मैंने देखा है लोगों को US, कनाडा, इंडिया, UK 3-4 कंट्रीज के लाइसेंस होल्ड करते हैं। जी जी, और इंडिया में तो अभी अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जा रही है क्योंकि हमारा गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल फाइनेंशियल कमिंग टू दैट पॉइंट कि जैसे अभी गिफ्ट सिटी इज अ न्यू अपकमिंग थिंग, यू नो, सो इट हैज ऑलरेडी बीन एस्टैब्लिश्ड। तो उधर CFP का क्या रोल रहेगा? जी, कैसे इसका और इंपॉर्टेंस? इनफैक्ट मनोज ये बहुत अच्छी बात है कि आपने ये सवाल पूछा है, मैं उसी पे आ रहा था कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर जो हमारा गिफ्ट सिटी में है, ये भारत के अंदर एक इंटरनेशनल लोकेशन,
है ना, वहाँ पे जितने भी लॉज हैं वो भारत के डोमेस्टिक लॉज से एकदम अलग है, कंप्लायंसेस भी डिफरेंट है, और वहाँ पे एक रेगुलेटर भी डिफरेंट है जिनके साथ हमारा एग्रीमेंट है। हमने पिछले साल उनके साथ एग्रीमेंट साइन किया है टू मेक देम द ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज हब, और साथ साथ में टैलेंट पाइपलाइन सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। देखिए इस वक्त वहाँ पे करीब 744 कंपनीज हैं जो 28,500 लोगों को एम्प्लॉय करती हैं, और हमारी रिक्वायरमेंट 2030 तक 1.5 लाख लोगों की। ओके, चाहे वो प्रोडक्ट क्रिएशन में हो, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में हो, या प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में हो, हर जगह लोगों की जरूरत है। इनफैक्ट प्रैक्टिसिंग अपॉर्चुनिटीज वहाँ बहुत है, लोग अपने फंड लॉन्च कर सकते हैं, सरकार उसमें भी मदद कर रही है। ओके, अगर आप एनआरआई हैं तो आप बिना आधार या पैन के भी इन्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, और आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। और आपके हिसाब से इन सब रोल्स में सीएफपी का डिमांड काफी ज्यादा, क्योंकि वहाँ इन्हीं की रिक्वायरमेंट है। भाई आपको सही एडवाइस चाहिए तो अगर कोई सर्टिफिकेशन ऐसा है जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है और ग्लोबल क्रॉस बॉर्डर नॉलेज आपको दे सकता है, तो अकेला सीएफपी सर्टिफिकेशन। कृष्ण, लास्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑडियंस जी, सीएफपी करने के बाद किस तरह की सैलरीज हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए अभी इस वक्त जो एवरेज सैलरी चल रही है करीब 7 से 8 लाख रुपए सालाना, कोई भी सीएफपी प्रोफेशनल बनता है, फ्रेशर हो तो इजीली कमा सकता है ना। उसके अलावा 14 से 15 लाख रुपए के आसपास जो है एवरेज सैलरी है इस वक्त। 15 लाख रुपए कमाना बहुत मुश्किल है। 14 से 15 लाख रुपए एवरेज सैलरीज है फॉर एक्सपीरियंस, राइट? 3 से 4 साल 5 साल एक्सपीरियंस में आप आराम से कमा सकते हैं। फ्रेशर है तो 6 से 7 लाख रुपए, 7 से 8 लाख रुपए, 7 से 8 लाख। हाँ ठीक है। इसके अलावा जो अच्छी बात यह है कि इसमें सैलरी के अलावा इंसेंटिव्स और बोनसेस भी काफी अच्छे हैं। तो ये फिक्स पार्ट आप बोल रहे हैं? जी 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 जी। और देखिए जहां तक प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर की बात है, अगर आप वहां पे एम्प्लॉयमेंट आपको मिले तो इतना समझिए कि एक बैंक में अगर वाइस प्रेसिडेंट है तो उसकी सैलरी एक्स है, प्राइवेट बैंक में सेम वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी उसका 2x या 3x होगी। तो आप इतना समझ के चल सकते हैं कि प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में करीब अभी जो एवरेज सैलरी चल रही है 25 लाख से लेकर 8.5 से 9 करोड़ के आसपास चल रही है। वहां पे सीएफपी की काफी डिमांड है। जी जी जी, क्योंकि वहां पे क्लाइंट्स जो है वो ट्रांजैक्शन में बिलीव नहीं करते कि आप मुझे एक प्रोडक्ट बेच के चल जाए। वहां पे क्लाइंट को लाइफ लॉन्ग सपोर्ट चाहिए, और उसके लिए उनको एक कंसल्टेंट चाहिए, और वो सीएफपी प्रोफेशनल से बेहतर कोई और नहीं हो सकता। ओके, सो ये एक तरह से ग्रेजुएशन के बाद एक प्रोफेशनल डिग्री है जो आप अर्न कर सकते हैं विद योर ग्रेजुएशन। द मोमेंट यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन यू आर एलिजिबल टू गेट सर्टिफिकेशन। सो वन इज सर्टिफिकेशन एंड इट्स योर लाइफ टाइम डेजिग्नेशन, जो कि आप रिन्यू कराइए विद योर कंटिन्यूड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अपने आप को रिलेवेंट रखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और क्लाइंट्स की हेल्प करते रहिए। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कृष्ण। इनफैक्ट मैं भी अभी सोचूंगा सीएफपी करने का, क्योंकि सीए करने के बाद आई हैव नॉट थॉट ऑफ डूइंग सम अदर डिग्री, क्योंकि इतना आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं। बट डेफिनेटली कंसीडरिंग द स्कोप ऑफ सीएफपीज एंड गोइंग फॉरवर्ड, जो आपका डिमांड जैसे बढ़ने वाला है, तो ये तो मस्ट हैव डिग्री है सबके लिए। और कहते हैं ना कि भारत में लोग पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन उनको फाइनेंशियली उनके पास नॉलेज नहीं है। तो एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा, इसमें ओवरऑल एक्सपेंसेस कितना आता है? मतलब इज इट एक्सपेंसिव डिग्री? नहीं, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। हाँ, आप यूएस में जाके करना चाहते हैं या इंटरनेशनली किसी और लोकेशन से करना चाहते हैं तो $4,500 के आसपास लगता है। भारत में सिर्फ 1 लाख रुपए प्लस जीएसटी में इसका सारा कुछ हो जाता है, फ्रॉम एनरोलमेंट टू एग्जामिनेशन टू सर्टिफिकेशन भी उसमें इंक्लूड है। और उसके अलावा आप जो भी ऑथराइज्ड एजुकेशन प्रोवाइडर जैसे आप हैं, उनको जो भी ट्यूशन फी देते हैं वो कॉस्ट आती है। इस वक्त हम जो है सबसे अफोर्डेबल इंटरनेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। सुपर जी। तो दिस इज डेफिनेटली अ सोशल कॉज। जी बिल्कुल, इसीलिए हमने कहा कि हम इसे अफोर्डेबल बनाएंगे, क्योंकि आज भारत को फाइनेंशियली एजुकेटेड होने की बहुत आवश्यकता है। अगर ये सही तरीके से हो गया तो ये नोबल प्रोफेशन है जो इस तरीके से हेल्प करेगा कि हम 2047 से पहले विकसित भारत बन सकते हैं, शायद 2035 तक, अगर हम हर व्यक्ति को फाइनेंशियली एजुकेटेड कर पाए। और यही हमारा उद्देश्य है। Especially if I see, in the current budget, the main focus of the government, like they have increased, taxable limit of up to 12 lakh. So I see कि now the people would have more savings with them, more income to save for their future, security. So there the need is definitely going to increase on the individual side as well. For everyone. आप देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो जो मैक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर अपने लेवल पे फिस्कल पॉलिसी के थ्रू बनाते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स और टैक्सेस की बात होती है, और सेकंड है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू मनी सप्लाई को मैनेज करता है और इंटरेस्ट रेट्स को मैनेज करता है।
इसका सीधा इम्पैक्ट हम इंडिविजुअल्स पे पड़ता है, हर आम आदमी पे पड़ता है ना। अगर टैक्स के थ्रू आप पैसे बचाते हैं तो उससे आपकी सेविंग बेटर होगी, इन्वेस्टमेंट होगी, और उसके अलावा आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी ओवरऑल। और उसके अलावा आप एक्सपेंडिचर भी करेंगे थोड़ा बहुत, जो ये पैसे से वो पैसा फिर से मनी सप्लाई के थ्रू रोटेट होकर के सर्कल में गवर्नमेंट के को मिलेगा, जिससे कि हमारा डेवलपमेंट होगा, और ब्रिजेस बनेंगे, और अच्छी रोड्स आएंगे, अच्छे मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन, मैनेजमेंट कॉलेजेस बनेंगे। इनफैक्ट आगे जाके हो सकता है सीएफपी प्रोफेशनल्स को भी पढ़ाई करने के लिए भारत सरकार की तरफ से मदद मिलेगी, जो हम चाहते हैं। और उसके अलावा भी आप देखिए तो आज की डेट में गवर्नमेंट ने बहुत सारे अच्छे स्टेप्स लिए, चाहे वो टीडीएस पे हो, नॉन टीडीएस का डिफरेंस, या टीसीएस जो एजुकेशन लोन पे उन्होंने उसको 0 कर दिया अप टू 10 लाख रुपीस। ये सारे के सारे बेनिफिट्स हर आम आदमी को बहुत लाभ पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इसकी नॉलेज नहीं है, देखिए मैं मनोज जी, आप मानेंगे कि अगर किसी से आप नॉर्मली पूछिए कि इन्फ्लेशन क्या है ना, या मेरा टैक्स कैसे वर्क करता है, लोगों को उसकी जानकारी नहीं है, राइट। इसीलिए फाइनेंशियल एजुकेशन होना बहुत जरूरी है कि हर व्यक्ति को पता हो। देखिए एक चीज बता दो कि इन्फ्लेशन आप मैनेज नहीं कर सकते, टैक्सेस आप मैनेज नहीं कर सकते, वो सरकार का काम है, उनको करने दीजिए। आप क्या कर सकते हैं, अपना पैसा अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो आप अपना बजट बनाइए, और अपना खुद का सेविंग करिए, खुद की इन्वेस्टमेंट करिए, और अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, कहीं से कोई कुछ गलत हो उससे आप दूर रहिए, साइबर फ्रॉड्स, इन सब चीजों से। और फाइनली आपने सेकंड इनिंग्स की तैयारी की, जो कि लाइफ में रिटायरमेंट सबकी होती है कहीं ना कहीं पे, लेकिन उसके बाद भी हमें मैच तो खेलना पड़ता है। इसीलिए सेकंड इनिंग्स की तैयारी करिए, और अच्छे से करिए, ताकि जब आप ना हो तो लोग आपको याद रखें। वंडरफुल वंडरफुल कृष्ण। सो थैंक यू सो मच कृष्ण फॉर शेयरिंग योर इनसाइट, एंड जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है, यू नो, नीड ऑफ पर्सनल फाइनेंस, मैनेजिंग पर्सनल फाइनेंस, तो डेफिनेटली बहुत ही आसान शब्दों में आपने समझाया, और सीएफपी के महत्व को भी आपने बहुत अच्छे आसान शब्दों में समझाया। तो डेफिनेटली हमारे ऑडियंस के लिए काफ़ी वैल्यूएबल इंसाइट रहेगी ये, और हम लोग आपको दोबारा बुलाना चाहेंगे पॉडकास्ट में विद डिफरेंट टॉपिक एंड डिफरेंट इंसाइट। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज, मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और फिर आपसे मिलते रहेंगे, जल्दी मिलते रहेंगे। थैंक यू।